दोस्तों स्वागत है आपका माइंड इज काइंड में। और मेरा नाम है नीलेश राठौड़ और मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं के विज्ञान के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 देखते हैं हम। देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता देता हूँ भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन। वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन 1 देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है खौलते पानी से जलवाष्प बनना। तो ये कहीं ना कहीं भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है, क्योंकि देखिए, अगर हम जलवाष्प को कहीं एक जगह पर एकत्रित करते हैं तो हमें पुनः जल प्राप्त हो सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हम ऑप्शन बी देखें, एलपीजी का दहन अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस। जब द्रवित पेट्रोलियम गैस ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, क्योंकि जब द्रवित पेट्रोलियम गैस O2 से अभिक्रिया करती है तो हमें जब ये O2 से अभिक्रिया करती है तो हमें CO2 और प्लस H2O प्राप्त होता है। H2O प्राप्त होता है और CO2 और H2O से पुनः द्रवित गैस बनाना संभव नहीं है। तो देखिए, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर हम सी देखें, ऑप्शन सी देखें, बर्फ़ का पिघलकर जल बनना। देखिए, बर्फ़ अगर पिघलकर जल बनता है तो हम पुनः जल को बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब जल हम पुनः बना सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें, नमक का पानी में घुलना। देखिए, नमक का पानी में घुलना, अगर हमको पुनः नमक प्राप्त करना है तो हमें पानी को हीट करना पड़ेगा अर्थात गर्म करना पड़ेगा, जिसके कारण पानी वाष्पीकृत हो जाएगा और हमें नमक पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है 7H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखें, अपचयन अभिक्रिया, तो अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको अपचयन अभिक्रिया की डेफिनेशन पता होंगी। देखिए, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, H2 अर्थात हाइड्रोजन का तो संयोग होता है, लेकिन O2 अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और देखिए, हमारे जो प्रश्न हमारे पास है उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है और O2 का ह्रास हो रहा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन देखते हैं, अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं तो देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं तो उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का सहयोग होता है, H2 का ह्रास होता है अर्थात हाइड्रोजन का ह्रास होता है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है। तो ये तो नहीं है हमारा उत्तर। अब ऑप्शन अगर हम डी ले, संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये भी नहीं होने का, हमारा आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया है, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर हम सेकेंड देखते हैं, बी नंबर वाला, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होती है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी प्रश्न वही पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्तर। अगर हम सी नंबर देखें, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दिया, संयोजन अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम ऑप्शन डी देखें, वाष्पीकरण अभिक्रिया। तो वाष्पीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पर
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको रासायनिक परिवर्तन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ नया रूप ले लेता है और जिसे पृथक्करण की विधि द्वारा भी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए, हम ऑप्शन देखते हैं। रंग में परिवर्तन, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगर हम ऑप्शन बी देखें, ताप क्रम में परिवर्तन, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। गैस का उत्सर्जन, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और नंबर डी अगर हम देखें तो आकार में परिवर्तन, तो आकार में परिवर्तन हमारा उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए देखते हैं हम, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होती, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर हम ऑप्शन बी देख लेते हैं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, अर्थात उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर वाला। हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर वाला। अगर हम सी देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया तो आपको पता ही है। अब वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व एकजुट होकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होंगे, जैसे एक पदार्थ अलग अलग हो जाएंगे, दो टुकड़ों में टूट जाएंगे, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा वो। तो हमारा उत्तर तो यहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो देखिए, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम देखते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारे पास एक्वारेजिया, ऑप्शन बी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया हमारा उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्पाद, ऑप्शन बी है अभिकारक, ऑप्शन सी है यौगिक, और ऑप्शन डी है मिश्रण। तो आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक। प्रश्न नंबर 8 दिया है हमें, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। तो देखिए, पढ़ गलत लिखा गया है, सड़ जाते लिखना आप, क्योंकि इसका क्या कारण है। तो इसका कारण देखिए, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन हमें देकर रखा है ताप में परिवर्तन, ऑप्शन बी है विकृत गंधिता, ऑप्शन सी है जंग लगना, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा विकृत गंधिता। देखिए, उसका उत्तर विकृत गंधिता क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए, जो भी तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ रहते हैं वे उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल लेते हैं और विकृत गंधी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन एवं वायु के संपर्क में अगर ये अधिक समय तक रहते हैं तो इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो हमारा उत्तर विकृत गंधिता यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 9 है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन दे के रखा है हमें, संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है संक्षारण अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संक्षारण। इसका उत्तर हो जाएगा संक्षारण अभिक्रिया, क्योंकि देखिए, जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थ से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल एवं आर्द्रता अर्थात नमी के संपर्क में आ जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा संक्षारण। प्रश्न नंबर 10 दिया है हमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वह क्या कहलाती है। तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा, क्योंकि जो भी ऑप्शन दे के रखे थे उनमें तो ये था ही, और मैंने उसकी डेफिनेशन भी बता दी थी आपको। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, नहीं तो मैं आपको तो आंसर बताने वाला है। तो देखिए, इसके ऑप्शन देखते। ऑप्शन ए है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है विस्थापन अभिक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
क्योंकि वह ऊष्मा से भी अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो आगे वीडियो में बनाऊंगा वो चैप्टर 1 के ही विज्ञान के रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के प्रश्न उत्तर के ऊपर बनाऊंगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और वो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे और जो 4 अंक पर आधारित होंगे। तो थैंक यू सो मच।